अच्छा जी, on the axis of figure 4.1 sketch the variation in displacement of the acceleration a of a particle undergoing simple harmonic motion। क्या पढ़ाया था, किस तरह बनाएंगे इसका ग्राफ? 4 मार्क का है ये। अच्छा नहीं, ऊपर को मिला के 4 मार्क, सही है सही है। आई वाज लाइक 4 मार्क का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन, कैसे स्ट्रेट लाइन कैसी? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव ग्रेडियंट पासिंग थ्रू विच पॉइंट? origin, thank you, so it should be something like this। लाइन रीजनेबल सी बनाएंगे। दूसरी बात ये एग्जामिनर को ये लिख के भी आ जाए भाई, ये जो ए नॉट मैंने आपको यहां बोला है वो वही माइनस ए नॉट है इधर, यहां पे जो मैंने आपको एक्स नॉट बोला है वो वही माइनस एक्स नॉट है इधर। लाइन थोड़ी सी भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, और ये आप बता के आए कि ये इसी रीजन में है, क्या कहते हैं, डिफाइंड, इसके बाहर बाहर कुछ नहीं होगा। तब जाके आप सपोज करो अगर आपने ऊपर वाली भी सही लिखी है तब जाके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इजी पीजी। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। A strip of metal is clamped to the edge of a bench and a mass is hung from its free end as shown in figure 4.2। ठीक है, तो अक्सर जो हम बचपन में किया करते, स्केल को एक एंड से रख के और फिर स्केल को दूसरी टेबल के साइड से रख के मारते थे, ये वही खेल किया है उन्होंने, बस क्लैंप के साथ किया है। ठीक है, और मास लगा दिया एक मेटल स्ट्रिप के साथ। अच्छा जी, नाउ द एंड ऑफ द स्ट्रिप इज पुल्ड डाउनवर्ड्स एंड देन रिलीज्ड। Figure 4.3 shows the variation with the time t of the displacement y of the end of the strip। ये displacement against time का ग्राफ है, सही है जी। On figure 4.4 show the corresponding variation with the time of the potential energy of the vibrating system। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का जरा ग्राफ बता दे हमें। ठीक है, और बाकी ये भी आप लोग दिमाग में रख ले, क्या चीज नीचे से शुरू हुआ, मतलब इसको नीचे खींचा और फिर शुरू हुआ है मोशन। ठीक है, तो क्या होना चाहिए ग्राफ? स्टार्ट में मैक्सिमम, ठीक है, स्टार्ट में मैक्सिमम होना चाहिए, कॉस वाला होना चाहिए। अच्छा, उमर सेज ऐसा होना चाहिए है। उमर काफी स्मार्ट बच्चा है, सब बच्चे एग्री करना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे नहीं उमर तुम स्मार्ट नहीं रहे? यूं बनाओ ग्राफ। भाई उमर कह रहा है ग्राफ जो है वो यूं है। उमर खुदा को मानो यार, क्या हो गया है भाई मेरे बच्चों, इतना चुप चुप क्यों? इतना चुप चुप किस लिहाज, किस किस खुशी में? अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो कि एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, यानी इस पूरे ग्राफ में ये नेगेटिव में नहीं जाने वाला ग्राफ, यानी ये पूरा का पूरा ऊपर ही बनेगा। सही है ना? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, एनर्जी नेगेटिव भी पढ़ी है। वो क्या है, वो लिहाज, वो जो चीज ही अलग है, वो पोटेंशियल के लिहाज से है। ठीक है, मतलब वो लॉसेस में हम कंसीडर कर रहे होते हैं सारी चीजों को। इसमें नॉर्मली हमने देखा भाई, हम कभी भी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं होता, पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि भाई सबको ये पता है ना कि नीचे से छोड़ा है इसको, यानी हाइट इधर 0 थी। जब हाइट इधर 0 थी तो क्या मतलब हुआ, नीचे वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 इधर है। फिर जब वापस अपने नीचे वाले पॉइंट पे आएगी तब भी 0 होगा, ऐसा ही होगा। फिर जब वापस अपने नीचे वाले पॉइंट पे आएगी तब भी 0 होगा। अब बाकी ये देखो, जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, जब मैक्सिमम पे चली गई, यानी मास उठ के यहां पे आ चुका है, सपोज करो इधर तक आ चुका है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आ चुका है, तब तुम्हारे पास मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसा ही होगा, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जब आप इतनी हाइट एज कवर करके आ चुके हो, राइट? सो दैट मींस कि जब आप इतनी हाइट एज कवर करके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे थे, यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी, यहां पे मैक्स होगी, और इधर भी कंटिन्यू करना है हमें। तो अच्छा, ये हम ऐसे ही कंटिन्यू कर देंगे, ये और कोई पॉइंट नहीं आ रहा। सो द ग्राफ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। एक सेकेंड दो, मैं बताता हूँ, रुको रुको। और ये कुछ इस तरीके से, इस तरह से बन रहा है। क्या बोला आपने मलिक, आपने क्या बोला? मैंने तो कुछ, लो से हाई होगा, लो से हाई होगा, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा उमर, इसमें क्या समझना है इस बात में? ठीक है, आपने पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाना है,
अच्छा, नाउ आप बनाना क्या चाह रहे हो, आप किस चीज का ग्राफ बनाना चाह रहे हो, आप बनाना चाह रहे हो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस चीज की है, मास की है ना। डिस्प्लेसमेंट कहां लिखा हुआ है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास। सबसे पहली बात तो ये है ना, मास की डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से हम सब कुछ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी जो एनर्जी की चेंजेस होंगी वो भी सिर्फ हम मास की लेंगे। तो ये जो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी जो भी स्टोर हो रही है, या ये जो स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिप है, इसको बड़ोड़ तोड़ने में टेंशन की वजह से जो भी एनर्जी स्टोर हो रही है वो हमारा कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम ही हम कंसिडर ही कर रहे हैं। हम तो मास के लिहाज से देख रहे हैं। मास के लिहाज से अगर देख रहे हैं तो हमें सिर्फ ये पता है भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी बनती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनती है। सिंपल, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा कशिश, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन। बेसिकली देखो कशिश, के व्हेन यूर एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, ठीक है, जब आपकी हाइट 0 है, ठीक है, हाइट 0 क्या, मैं जब इस सिस्टम की कंसिडर कर रहा हूं सिर्फ, तो मैंने कहा, मैंने बेस लाइन थी, मैंने कहा हाइट इक्वल टू 0 है। तो व्हेन यू आर एट दिस बेस लाइन, एट एवरी पॉइंट व्हेन यू आर एट बेस लाइन पे, मैंने वो 0 0 मार्क कर दिया, ठीक है। और जब आप सबसे अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होंगे, यानी ये देखो ये बीच में है, ये जो पॉइंट है 0 वाली लाइन है ये वाली, वो क्या है, वो यहाँ बीच में होगी, और फिर ये वाला जो पॉइंट होगा ये सबसे ऊपर आ रहा होगा, राइट। तो सबसे मैक्सिमम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी, जब आप सबसे मैक्सिमम ऊपर पहुंच जाओगे, है ना। तो जब सबसे ऊपर मैक्सिमम पहुंच गए तो आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, इधर ही मैक्सिमम, और मैंने बस जोड़ दिया ग्राफ को, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, the string supporting the mass breaks when the end of the strip is at its lowest point in an oscillation. Suggest what change, if any, will occur in the period and amplitude of the subsequent motion of the end of the strip. तो होता यह है कि जब ये नीचे आता है वापस एकदम से स्ट्रिंग टूटती है, एंड देन देर आस्किंग यू पीरियड बता दे और एम्पलीट्यूड बता दे, अब क्या होगा। ये मास टूट गया और अब इसकी मेटल स्ट्रिप की पीरियड एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मतलब कुछ वर्ड्स में कम होगा, ज्यादा होगा, इक्वल होगा, ऐसे कुछ बताना है। अच्छा, सो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ऑल अंडरस्टैंड, जीरो नहीं होगी माशाल्लाह से ऊपर, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड ये चीज कि देखो जब ये टूटेगा, ठीक है, तो ये एकदम से ऊपर शूट अप करेगा, और अब इस दफा इसको ये मास लेके ऊपर नहीं आना, ये खुद आएगा ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या चीज, के जो ये मास नीचे तक आ चुका था, ठीक है, देखो पूरे सिस्टम की एक टोटल एनर्जी थी, सही है, पूरे सिस्टम की एक टोटल एनर्जी थी। जब ये मास टूट गया तो वो पूरी की पूरी टोटल एनर्जी अब इसमें आ चुकी है। अब इसने इस चीज को लेके कहीं नहीं जाना, इसने अब खुद जाना है, ठीक है। जब ये खुद जाएगा तो ये अपना एम्पलीट्यूड, मतलब इट विल बेंड लाइक दिस, ये बहुत ऊपर चल जाएगा, राइट, बिकॉज नाउ इट डज नॉट नीड टू कैरी अ मास। वो मास वेट अप्लाई नहीं कर रहा, उसको कुछ नहीं करना, ये ऊपर जंप करेगा बहुत जोर से। सो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, इट विल इंक्रीज, द एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। अच्छा जी, जब ये टूटा, ठीक है, सो नाउ इट विल शूट अप विद अ ग्रेटर, मतलब हायर वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि अब इसको नहीं लेके जाना। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी, जो भी पोटेंशियल एनर्जी भी सिस्टम में आ गई थी, वो पूरी की पूरी सिर्फ इस मेटल स्ट्रिप की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स के ये एक हायर वेलोसिटी से अब क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, राइट, इट विल ट्रेवर्स दैट टाइम ए विद अ हायर वेलोसिटी। अच्छा, हायर वेलोसिटी है, तो कैन आई आल्सो से कि इसके ऊपर जो सिस्टम के ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगी वो भी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि देखो अगर हायर वेलोसिटी चाहिए, पहले वो एक वेलोसिटी पे चल रहा था, अब अगर आपको हायर वेलोसिटी चाहिए तो यू शुड आल्सो हैव ए हायर एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर जो है वो अगर हम निकालना चाहें रिलेशनशिप, सही है। सो अब अगर हायर एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, सो लेट्स गो ओवर हियर अगेन, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। खैर मुझे इसका प्रॉपर रीजन भी दोबारा से समझाना पड़ेगा, मैं आपको देख के बताऊंगा। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करी है सो दिस शुड आल्सो बी इंक्रीजिंग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये एक्स नॉट वाली नहीं है, दिस इज नॉट दी एक्स नॉट, आई एम जस्ट टेकिंग दी जनरल डिस्प्लेसमेंट जो इधर से ऊपर से नीचे जाने में लग रही है, ठीक है। होगा ये कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग दिस विद अ हायर वेलोसिटी, तो आपकी एक्सेलरेशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हैज इंक्रीज्ड, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गई, सो यू नीड अ
ओमेगा स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इंक्रीज। अब ओमेगा क्या था, वो था 2 पाई ओवर टी। अगर ओमेगा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, सो टी डिक्रीज करना चाहिए। सो इवेंचुअली ये होगा कि जो आपकी एक ऑसिलेशन का वो था, राइट, द टाइम पीरियड विल डिक्रीज। अच्छा, इसके अलावा आई वाज आल्सो थिंकिंग कि अगर मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँ, हाँ एक सेकेंड देंगे मुझे। एफ डी पहले डैम्प्ड था, तो एफ डी अब इंक्रीज किया है, राइट। एफ डी अगर इंक्रीज किया है तो ये भी अप्रोच सही है। ठीक है, एक और तरीका समझ लेते हैं, ये थोड़ा उससे भी ज्यादा घुसती पड़ेगी चीज उसमें ना। अब इसको समझेंगे किस चीज से, ये जो मेटल स्ट्रिप का जो मोशन था ये डैम्प्ड था इस मास की वजह से, राइट। ऑब्वियसली मास को साथ लेके चलने में एनर्जी लग रही थी, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो ये मास खा रहा था, है ना। द मास वाज ईटिंग सम एनर्जी। ना, हमने ये पढ़ा था कि जब डैम्पिंग होती है, व्हेन यू हैव अ डैम्पिंग, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, वो डिक्रीज कर जाती है, राइट। ऑन द लास्ट पेज डैम्पिंग क्या करती है, वो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को लोअर वैल्यू पे ले जाती है, डैम्पिंग ये करती है। तो अगर ये टूट गया और आपकी डैम्पिंग हट गई है, सो व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स दैट योर सॉरी अच्छा योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड शुड डिक्रीज, राइट। समझ आया? अब ये दो तरीके हैं मेरे पास इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। द वाइब्रेशंस ऑफ अ मास ऑफ 150 ग्राम आर सिंपल हार्मोनिक। Figure 3.1 shows the variation with displacement x of the kinetic energy of the mass. On figure 3.1, draw lines to represent the variation with displacement x of the potential energy of the vibrating mass and the total energy of the vibrations. भाई बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने। क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये करोगे, you will extend these lines. Yes, you will extend these lines ताकि आप जो है वो इन लाइनों से कभी बाहर नहीं निकलो, ठीक है। और इसको डॉटेड कर, हल्का सा भी बाहर निकलोगे फालतू के मार्क्स गवा के आओगे, तो प्लीज 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 ये नहीं कीजिएगा। यस, उल्टा ग्राफ पर पीई, पहले मैं टोटल एनर्जी करना देता हूँ। टोटल एनर्जी जो है वो यहां से एक कांस्टेंट लाइन इस तरीके से, एंड देन सेम इधर उधर तक। सो दिस विल बी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो टी से लेबल करनी थी, लेबलिंग नहीं भूलिएगा। ये हो गई टी, और पोटेंशियल एनर्जी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा भाई। बीच में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है, एंड्स पे वो मैक्सिमम होती है। तो ये कुछ इस तरीके से बना, एंड देन यू जस्ट मेक इट लाइक दैट, इस तरीके से, इस तरह। सही है जी। सो ग्राफ आएगा तो ये वाला ऐसा ही आता है, ऐसा मतलब इस टॉपिक में ये है, जो है और जो आ रहा है इतने सालों से वही आएगा। दैट इज द गुड थिंग अबाउट इसमें ना वो ऐसी चीज नहीं है कि वो आपको घुमाएंगे किसी चीज से लेके, ठीक है। जो है वो वही है, देयर इज नथिंग एल्स टू आस्क इन दिस टॉपिक, एंड दिस इज पी। कोई प्रॉब्लम इस ग्राफ में, कोई टेंशन? अब इस सवाल को जरा करने की कोशिश करते हैं, और सब मुझे बताएंगे कैसे करेंगे। आपको बोलते हैं ये ग्राफ दिया हुआ है, आपको ग्राफ में सब चीजें दी है, ठीक है जी। कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द मास। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द मास, सारी इंफॉर्मेशन यहां तक थी, ऊपर तक 150 ग्राम का मास है, और इसमें से अब ओमेगा निकालना। ओमेगा कैसे निकालेंगे? सबसे आसान तरीका इसका ये होगा, क्या होगा, टोटल एनर्जी की वैल्यू देख लो। व्हाट इज द वैल्यू फॉर द टोटल एनर्जी? अगर आप इस ग्राफ को रीड करोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो है 15, ठीक है। ये मिली जूल में लिखा हुआ है, तो 15 इंटू 10⁻³ ठीक है जी। यानी टोटल एनर्जी 15⁻³। अब आपको पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक है। और मैं ये बोलूंगा टोटल एनर्जी वाला फॉर्मूला याद कर लो। क्यों याद कर लो? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आराम से डिराइव कर लोगे, इसको भी आराम से डिराइव कर लोगे, लेकिन अक्सर क्वेश्चंस में टोटल एनर्जी का ही खेल होगा, ठीक है, अक्सर क्वेश्चंस। सो व्हाई नॉट जस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर्ड एक्स नॉट स्क्वायर्ड। ईटी की वैल्यू मिल गई है 15 इंटू 10⁻³ ये आ गई हमारे पास 15 इंटू 10⁻³ विल इक्वल्स टू हाफ। एम क्या था? एम आपके पास ऊपर दिया हुआ था 150 ग्राम,
So that is going to be 150 grams is not the SI unit, जल्दी जल्दी में भूल नहीं जाइएगा। 150 into power minus 3 ओमेगा स्क्वायर आपने निकालना है। और मजे की बात है एक्स नॉट स्क्वायर भी आप ग्राफ से निकाल सकते हो। भाई एक्स नॉट स्क्वायर क्या आ रहा है, एक्स नॉट स्क्वायर जो है वो 5 आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट। सो मैं इधर जो हूं वो एक्स नॉट स्क्वायर में 5 into 10 to the power minus 2 होल स्क्वायर प्लग कर देता हूं। अब जरा ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 215 into 10 to the power minus 3 divided by 150 into 10 to the power minus 3 and then 5 into 10 to the power minus 2 whole squared and then करने कराने के बाद इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो पूरी साइड को भी स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, कोई मुझे इसका आंसर बता दे जल्दी से। एंड सब जरा मुझे ये भी कंफर्म कर दें कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। सो अभी देखोगे मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस में देयर इज अ क्वाइट अ क्लियर लिंक, ठीक है। शायद इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग जो है वो पहले से अटेंटिव नहीं थे, तो शायद ग्रेविटेशन में या इलेक्ट्रिक फील्ड्स में आपको वो नहीं दिखा लिंक कि हर सवाल में वही चीज पूछी है। लेकिन इसको अगर देखोगे ना और फिर बाद के फिर बाकी टॉपिक्स को भी देखोगे ना, तो सब में वही चीज आएगी कि एक ही चीज बार बार पूछी जाएगी। A2 का मजा ये है, A2 का फायदा ये है, जो चीज है और जो चीज पास्ट में आ चुकी है वही आती है, हर दफा वही आती है, उससे बाहर वो कुछ पूछते ही नहीं है। मतलब एएस में यूं करता था, कभी इंक्लाइन प्लेन दे दी, कभी कुछ और दे दिया, कभी कुछ और दे दिया। लेकिन A2 में ये है भाई, जैसे पास्ट पेपर है, पास्ट पेपर में लिटरली 5 से 6 टाइप ऑफ सवाल है हर टॉपिक के, वो कर लो, एग्जाम में भी उन्हीं 5 से 6 में से आएगा। नई कोई चीज वो देते ही है, वही देते हैं बार बार। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट A2, ठीक है। हाँ, और एएस में ऐसी चीज नहीं थी। मैंने दोनों कोर्सेज पढ़ाए और मुझे एएस जो है वो इसलिए क्वेश्चंस के लिहाज से एएस ज्यादा मजे की है, जो है वो इसके लिहाज से A2 में टॉप कॉन्सेप्ट वो बहुत सारी चीजें याद रखने की, लेकिन क्वेश्चन भी देखोगे, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। खैर बहरहाल हम आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर द आंसर जैनब और प्रदीप। द ऑसिलेशंस ग्रेजुअल लॉस, माशाल्लाह ईमान। So the oscillations are now subject to damping. Explain what is meant by damping. मैं टाइम जाया नहीं करूंगा by writing the definitions. आप लोगों सबको पता है, यहाँ definitions आपको आपके उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। So it is the gradual loss of energy of a system over time due to dissipative losses, ठीक है जी। For example heat आप लिख के आ जाओ, पूरे के पूरे 2 मार्क्स पक्का पक्का मिल जाएंगे। अच्छा, अब आपको कहते हैं द मास लूजेस 20% ऑफ इट्स वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब 20% एनर्जी वो खो देता है। Use figure 3.1 to determine the new amplitude of oscillation. Explain your working. ठीक है जी, यानी 20% अगर इसने एनर्जी लूज कर दी, तो इस फिगर को इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी ने दोबारा से करो। इस फिगर को साइड में करते हैं, पहले तो उसको समझते हैं 20% अगर लूज कर दी तो क्या मतलब है इसका। मतलब इसका ये हुआ कि अब सिस्टम में द सिस्टम, या फिर बात ये करते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नाउ 20% से रिड्यूस हो गया, तो यानी अब 80% है ऑफ द टोटल एनर्जी जो पहले थी, है ना। अब पहले वाली एनर्जी क्या थी, पहले वाली एनर्जी थी 15 - 3, ऐसा ही था। ये स्क्रीन बहुत लैग कर रही है, एक सेकंड, आई विल वेट फॉर यू गाइस, ठीक है। पहले वाली एनर्जी क्या थी, पहले वाली एनर्जी 15 - 3, ठीक है। सो इट इज नाउ 80% ऑफ 50 into 10⁻⁻3, ठीक है। विच इफ यू कैलकुलेट, मेरे हिसाब से 12 × 10⁻³ आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, प्रीटी श्योर 12 × 10⁻³, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको 80/100 करोगे, ठीक है जी, और इस साइड को x रखोगे, कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा 12/3, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? नो कंफ्यूजन, यस 0.012 आ रहा है। अब देखो 12 × 10⁻³ तो हो गई एनर्जी, ठीक है, लेकिन ओमेगा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, मास इज अ कांस्टेंट, तो कोई मसला नहीं है। अब जरा हम जो है वो 12 × 10⁻³ से क्या कर लेते हैं, हम जो है वो दोबारा से ½ ओमेगा स्क्वायर इस नॉट स्क्वायर में डाल देते हैं। क्या प्रॉब्लम है, आसान है। हम 12 × 10⁻³ will equals to ½ मास क्या था 150 × 10⁻³ था, ओमेगा स्क्वायर क्या था वो हमने निकाला था 8.94 स्क्वायर्ड। एक्स नॉट स्क्वायर हमें अब इस दफा निकालना है, एक्स नॉट स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन कर ले, जो भी आ रहा है आंसर वो कर ले। ये एक मेथड था, ठीक है, ये एक मेथड था, एक तरीका था आप लोगों को करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है,
वो थोड़ा सा शॉर्टकट है, थोड़ी सी ऐसी चीज है जो मतलब इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ थिंग, जो डेढ़ होशियार होंगे वो ये कर सकते हैं मेथड। वो क्या है भाई, आपको क्या पता है भाई, ईटी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है, वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, राइट? ऐसी बात ही है। अब देखो, पहले वाले केस सिनेरियो में और अब वाले केस सिनेरियो में ये सब चीजें तो कांस्टेंट ही रह रही हैं, एनर्जी चेंज हुई और एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट है। तो कैन आई से दैट ई टी अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट? अगर वो कांस्टेंट के बराबर है तो मैं उसी के साथ कोई और ई टी ले लूं और उसके मुतालिक कोई और एक्स नॉट ले लूं तो वो भी वही आएगा। सो इससे मतलब ये निकला, इससे मामला ये निकला जरा, कि अगर आपने E1 कंसिडर करी थी और उस पे कोई एक्स नॉट वन स्क्वायर थी, तो अगर आपको ये E2 कंसिडर कर रहे हैं उस पे अब एक्स नॉट टू स्क्वायर होगी, खत्म कहानी। तो अब क्या करेंगे, E1 में आप 15 इंटू 10⁻³ डालें, E2 में आप 12 इंटू 10⁻³ डालें। पहले वाला एम्पलीट्यूड ले लें, पहले वाला एम्पलीट्यूड क्या था, 5 था, 5 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, और इस इधर आप क्या डाल देंगे, इधर आप एक्स नॉट टू स्क्वायर डाल दें और सीधा सीधा यहां से निकाल लें, राइट? आपको समझ में आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, फिर वी डिस्कस्ड दिस ड्यूरिंग द लेक्चर कि भाई ये क्यों भला सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, सबको नजर आ रहा है टेढ़ी लाइनें हैं। सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व सी हो रही है, तो नॉट अ स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात ये, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स और मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो एक पॉइंट पे आ रही हैं वो दूसरे पॉइंट पे नहीं आ रही है, वो दूसरे पॉइंट पे कहीं और निकल रही है। सो ये लाजिमन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, कोई और अजीबोगरीब मोशन है। बाकी चीजें आपको पता है, मस्ट पास टू द ओरिजिन, नेगेटिव ग्रेडियंट होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और मैक्सिमम वो सारी चीजें होनी चाहिए जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा इस पे। A block of wood is floating in a liquid as shown in figure 3.2। ये ब्लॉक है और ये पानी में इसको जब डाला तो आपने देखा होगा अक्सर चीजें बॉब अप एंड डाउन करती है, तो वो बॉबिंग अप एंड डाउन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है एक तरीके का। अच्छा, the block is displaced vertically and then released. The variation with time t of the displacement y of the block from its equilibrium position is shown in figure 3.3। ये आपको दे दिया है किस चीज का ग्राफ, आपको दे दिया है डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का ग्राफ। सही है जी। यूज डेटा फ्रॉम फिगर 3.3 टू डिटरमिन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस। तो इस फिगर को इस्तेमाल करते हुए ओमेगा कैसे निकाला जाएगा, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सीधा सीधा काफी सिंपल है। क्या है, यू सी द टाइम पीरियड अगर निकाल लोगे, यानी देखो मैक्सिमम से सॉरी मिनिमम से वापस मिनिमम आने में क्या लगा, आपको 0.8 सेकेंड लगे, ठीक है। यानी मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आपका टाइम पीरियड क्या है, दैट इज 0.8 सेकेंड्स। सही है। अच्छा, सो नाउ विल गो विद ओमेगा, दैट इज 2 पाई अपॉन टी, और अब आपने 2 पाई अपॉन 0.8 डाल दो, आपके पास आ जाएगा आपका ओमेगा। ठीक है जी। 0.8 कैसे आया, ए मन टाइम पीरियड कैसे देखते थे, वेव्स वाला चैप्टर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, सिमिलर पॉइंट, मिनिमम से वापस मिनिमम, यहां से लोगे तो मैक्सिमम से लेके मैक्सिमम इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये वैल्यू किसी ने दी थी, किसने दी थी, कहाँ दी थी, नहीं दी थी, क्या आ रही है 7.853। थैंक यू प्रदीप, थैंक यू एवरीवन। 7.853। अच्छा जी, कहां तक राउंड ऑफ करूं जरा इसको ये बताएं, 2SF, perfect Aman, perfect, because all of these values are 2SF। ठीक है जी। सो 2SF तक आप राउंड ऑफ कर दोगे 7.9। अच्छा जी, अब आ जाते हैं द मैक्सिमम वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मैक्सिमम वर्टिकल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, ए नॉट कैसे निकाल देते, ए नॉट का कोई फॉर्मूला, यस, ए नॉट का फॉर्मूला क्या था, ए नॉट का फॉर्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, राइट। सो ए नॉट निकालनी है, ओमेगा स्क्वायर मिल गया, ओमेगा क्या था, दैट वाज 7.9। मैं ये वाले ले रहा हूं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। सो 7.853 होल स्क्वायर, माइनस भी लगा लेते हैं, और एक्स नॉट क्या था, एक्स नॉट इधर से आ जाएगा ग्राफ से। ठीक है जी। एक सेकेंड, मैक्सिमम वर्टिकल पूछ रहे हैं, ठीक है, तो एक्स नॉट्स तो बहुत सारे, आप लोग ये तो देख रहे हैं ना, एक्स नॉट्स बहुत सारे, तो मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम वाला एप्टीट्यूड ले, ठीक है जी, और मैक्सिमम वाला ये है असल में,
वो नहीं है, ठीक है, ये वाला है विच इज अ 1.5, सो दैट इज अ -1.5। वो डाल दे सेंटीमीटर में, पता नहीं मीटर में, सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट भी करना पड़ जाएगा इंटू 10⁻²। ठीक है जी, क्या आ रहा है आंसर? ठीक है जी, 0.93 0.925 यही आ रहा है, तो वी गोइंग टू टेक द वर्ड 0.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थैंक यू बोथ ऑफ यू। ठीक है, बाकी ये देखो इट इज एट 1.5, ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। द ब्लॉक हैज मास दिस मच, द ऑसिलेशंस ऑफ द ब्लॉक आर डैम्प्ड, calculate the loss in energy of the oscillations of the block during the first complete 3 periods of its oscillations। तो भाई आपको एक्सेलरेशन पता चल गई है, आपको ओमेगा पता चल गया, ठीक है, आपको ये ग्राफ लिख दिया है, सर इट लुक्स बिलो 1.5, नहीं नहीं मेरा बच्चा ये देखो, ये लो 1.5 पे, ठीक है, ये लो, सही है। ये पीडीएफ में यू माइट बी सीइंग ऑन जूम ना ऐसा 1.5 है, ठीक है, फिक्र नहीं करो, मैं गलत सोल्यूशन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, हम क्या कर रहे थे, आपने ऊपर वाली क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरा बच्चा वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है समवेयर 1.39 समथिंग, राइट। अब देख लो ये क्यों हुआ, ये तो डैम्पिंग की वजह से हो रहा है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ डैम्पिंग। तो अगर मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए तो मुझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा। ये वाला ले लिया तो मुझे इस पे मिलेगा इसका मैक्सिमम ए नॉट, ये वाला नहीं मिल पाएगा, वो इससे लाजमी कम होगा। समझ रहे बात को? ठीक है, सो एम्पलीट्यूड ये नहीं कि सब जो है वो एम्पलीट्यूड देखने बैठे तो सारे पॉजिटिव वाले एम्पलीट्यूड को देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड नेगेटिव भी होता है, ठीक है जी। तो ध्यान से देख के मैक्सिमम से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेंगे, यू विल नॉट टेक पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई फर्क नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा इस बात को कि उन्होंने बोल दिया मास भी दे दिया आपको, ओमेगा भी आपको पता है, आपको ए नॉट्स भी पता है, आपको टाइम भी पता है, ठीक है, बाकी आपने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया जिसका आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आपसे पूछते हैं कि आप जरा हमें यह बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 कंप्लीट पीरियड्स कितनी एनर्जी इसने लूज कर दी है। ऑब्वियसली डैम्पिंग की वजह से एनर्जी लूज हो रही है, नजर आ रहा है बाकायदा एम्पलीट्यूड कम होते हुए, तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे? अब इसके लिए चाहिए थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग किस खुशी में चाहिए, इस खुशी में चाहिए भाई, आपसे पूछ रहे हैं चेंज इन एनर्जी निकाल दो। चेंज एनर्जी कैसे निकलेगा? एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। एनर्जी फाइनल एनर्जी इनिशियल कैसे निकलेंगी? एनर्जी फाइनल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये इनिशियल वाला, ये फाइनल वाला, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, टोटल एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है ना वो बड़ा मजे का है, वो अक्सर और बेशतर आता है, तो उसको जरा अपने ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। और बहरहाल अभी दूसरा ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अभी आगे देखेंगे सब यही होने लग जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा बोर भी हो जाएंगे, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले भी नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं अब इस बात पे, भाई ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इनको बाहर ले जाता हूं, इनको अगर मैं बाहर ले गया सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर फाइनल माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इनिशियल। अब डाल देते हैं सारी चीजें, सो हाफ 120 ग्राम इसका मास था, ओमेगा स्क्वायर क्या था भाई, ओमेगा कहां गया, 7.853 होल स्क्वायर। अब बड़ा ध्यान से, ड्यूरिंग दी फर्स्ट 3 पीरियड्स, ठीक है, ड्यूरिंग दी फर्स्ट 3 कंप्लीट पीरियड्स, सबसे पहले तो इनिशियल वैल्यू ये आ गई 1.5, ठीक है जी। सो जरा हम जो है वो इधर इसको छोड़ के -1.5 स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और मसला क्या है, ये सेंटीमीटर्स में, एक तो ना ये जो गंद मचाते हैं ना ये इतनी कन्वर्जेंस दे दे के, क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, सो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये आपका इनिशियल आ गया। और अब जरा हम जो है वो दूसरी वाली चीज देख लेते हैं, फर्स्ट 3 कंप्लीट पीरियड्स, तो इधर से लेके इधर तक एक पीरियड था, अब दोबारा से इधर से लेके इधर तक दूसरा पीरियड, इधर से लेके इधर तक तीसरा पीरियड, तो तीसरे वाले का एम्पलीट्यूड जो है वो यहां से आएगा, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है -0.9, ऐसा ही कुछ आ रहा है, ठीक है जी। सो हम जो है वो इधर ऐसा कर लेते हैं, ये डाल देते हैं 0.9 इंटू 10⁻⁻2,
with technical difficulties of space problem 0.9 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर। ठीक है जी। सो सब जरा मुझे ये बताएं कि सबको सवाल क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई चीज जो समझ में नहीं आई, और कोई मेरा प्यारा बच्चा जो है अगर इसका आंसर भी कैलकुलेट कर दे दे, क्योंकि सैडली मेरे पास इसका आंसर भी नहीं लिखा हुआ है। -5.3233 क्या है इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये आंसर दिया है मुझे एमन ने। अच्छा, माइनस आया है, एनर्जी लॉस ही है तो इसको नहीं, एनर्जी लॉस कंफर्म हो गया, लॉस ही हुआ। ठीक है, तो 5.33 भी नहीं, 2 सिग्निफिकेंट था ना अभी तक। क्या सिनेरियो 2 सिग्निफिकेंट था, 2 सिग्निफिकेंट नहीं देंगे, 5.3 × 10⁻⁻4। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें जरा फंसाते हैं हम। ये सब इसका आंसर जो है वो सारे बॉयज देंगे। ठीक है, कौन? आजेन, उमर, शाहजेब, प्रदीप, साहिब। ठीक है, बड़े चौक के बैठना है, बड़ा जो है वो सोच समझ के। ठीक है, the needle of a sewing machine is made to oscillate vertically through a total distance of 22 millimeter as shown in figure 3.1। यानी आपको आज पता चला कि जो सिलाई मशीन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है जी। अच्छा जी, the oscillations are made simple harmonic with a frequency of 4.5 hertz। The cloth that is being sewn is positioned 8 millimeter below the point of the needle when the needle is at its maximum height। ठीक है जी, यानी नीडल अपनी जब मैक्सिमम हाइट पे है, क्लॉथ को जो है वो उससे 8 मिलीमीटर नीचे रखा जाता है। सही है जी, फ्रीक्वेंसी आपको बता दी और ये सारी बात आपको बता दी है। अब जरा आगे चलते हैं, ये सारे सवाल जो है वो बेकार है। द डिस्प्लेसमेंट y, साहब जो डिस्कनेक्ट करके वापस आ गए, द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द पॉइंट ऑफ द नीडल मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। नहीं, पार्ट डे का जवाब नहीं चाहिए, वो तो पता है सबको, ये तो चीटिंग हो गई। मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y = a cos ω t। ठीक है जी। अब दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन एक मार्क, सजेस्ट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द नीडल एट टाइम t = 0। t = 0 पे ये नीडल कहां होगी? तो इसका आंसर जो है ना वो सरप्राइजिंगली बड़ा जो है वो मुश्किल सा है, बड़ा जो है वो मुश्किल सा इसलिए है क्योंकि डायग्राम में ही दिखाया हुआ 8 मिलीमीटर अबव द क्लॉथ है। ठीक है, बहरहाल इसका जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल भी चलते हैं। प्रदीप ने कुछ गलत जवाब दिया था, सॉरी प्रदीप देखो, हाँ हाँ आपने यही बोला था, मैं थोड़ा जो है वो पूछ रहा हूँ बच्चों से, इतनी टेंशन ना ले। अच्छा प्रदीप देखो, एक चीज मैं जरा सबको समझाऊं, ये कॉस का ग्राफ है। ठीक है, कॉस का ग्राफ कैसा था? कॉस का ग्राफ ऐसा था, मैक्सिमम शुरू होता था, मैक्सिमम पे खत्म होता था, ऐसा ही था। यानी ये जो है अपने एम्पलीट्यूड ए पे होगा यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको एम्पलीट्यूड ए क्या बताया है? आपको ये बताया है कि 22 मिलीमीटर ये चलती है, मतलब मैक्सिमम से अपने नीचे वाले मैक्सिमम पे। यानी बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है बड़े सिंपल अंदाज में कि ये जो है वो एक कॉस का ग्राफ है, which is something like this। This is A and this is also A। इन दोनों के बीच में, यानी जो पूरी जो सिलाई मशीन जो मोशन करती है, इन दोनों के बीच में क्या आती है? इन दोनों के बीच में आते हैं 22 मिलीमीटर। ठीक है, ये 22 मिलीमीटर का डिस्टेंस चलती है, वो उन्होंने बताया, टोटल डिस्टेंस ऑफ 22 मिलीमीटर। ठीक है, यानी ये क्या हुआ? ये हुआ आपका 11 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते थे 11 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, लेकिन दैट वाज नॉट द वेरी गुड आंसर। जो है वो क्लॉथ के हिसाब से अगर दोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। क्लॉथ जो है वो हमें अब इससे जरा नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि क्लॉथ जो आपका पड़ा हुआ है ना वो एक्चुअली 3 मिलीमीटर में पड़ा हुआ है। राइट, ये जो एम्पलीट्यूड है वो 11 है, ये वाला -11 है। क्लॉथ जो है वो मैक्सिमम हाइट से 8 मिलीमीटर नीचे पड़ा हुआ है, तो यानी वो 3 मिलीमीटर पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो यानी जब सिलाई मशीन चलेगी तो वो 3 मिलीमीटर से भी काफी जो है वो अंदर तक जाएगी और फिर वापस आएगी। ठीक है, सो ये बड़ा जो है वो दिमाग में रखनी चीज। फिर आपसे पूछते हैं डिटरमिन दी वैल्यूज ऑफ ए, ये तो मैं बता चुका हूं, ये 11 आ जाएगा। सही है जी, बाकी सब लोगों ने सही आंसर दिया था, सिर्फ प्रदीप ने जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। जो ये इक्वेशन दी हुई हो ना, इसको जरा गौर से देख लेना एक दफा। फिर ओमेगा को निकालना है। ओमेगा को कैसे निकालें? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इधर लिखी हुई।
टू पफ, वेरी गुड। सो ओमेगा विल बी कैलकुलेटेड थ्रू 2 पाई एफ। एफ क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। कहाँ दी हुई है? ये दी हुई छोटी सी 4.5। सो 2 पाई एंड देन 4.5। सो क्या आ रही है हमारे पास ओमेगा? 28.3 रेडियन पर सेकेंड। थैंक यू। सो 28.3। ओके, अब जरा मुझे ये बताओ, कैलकुलेट फॉर द पॉइंट ऑफ द नीडल इट्स मैक्सिमम स्पीड। नीडल की मैक्सिमम स्पीड कैसे निकलेगी? वी मैक्सिमम, वी नॉट का फॉर्मूला क्या था? किसको याद है वी नॉट का फॉर्मूला? टाइप नहीं हो रहा लैपटॉप पे। वी नॉट का पूछ रहा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, वी नॉट का, वी नॉट का किसी को भी नहीं याद फॉर्मूला? ओमेगा इंटू एक्स नॉट। यही उम्मीद थी मुझे सबसे, फॉर्मूला जो है भूल जाएंगे। वी नॉट इज ओमेगा एक्स नॉट। मैं आप लोगों को कभी ऐसी मुशक्कत नहीं नाजिल करूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को खुद कहा है कि भाई ये तो याद ही नहीं करना, ये तो उसमें से देख लेना डेटा बुक में से। हाँ, अलबत्ता ये वाला फॉर्मूला जरूर याद करना है। जल्दी जल्दी में करने में क्या बार बार वहां पे करोगे? ये याद करना है लाजमी लाजमी, ठीक है? तो जो छोटे वाले हैं वो तो लाजमी याद करो। सो वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा क्या था? ओमेगा था आपका 28.3। एक्स नॉट क्या था? पता नहीं क्या था, मेरा थोड़ा थोड़ा सही था। एक्स नॉट जो है वो 11 मिलीमीटर हुआ, ठीक है? सो हम जो है वो 11 इंटू 10⁻⁻3। क्या आ रहा है आंसर? वेरी गुड माहम, ठीक है? माहम को हमने क्रेडिट नहीं दिया। 0.31। थैंक यू। अच्छा जी, अब जरा बताओ ये वाला फॉर्मूला, नहीं मजाक कर रहा हूं। अच्छा, सो इट्स स्पीड एज इट मूव्स डाउनवर्ड्स थ्रू द क्लॉथ। अब ये जो है वो कपड़े में से जाएगा, ठीक है जी? हमने निकालना है कि इसकी स्पीड क्या होगी जब ये कपड़े में से जा रहा हो, ठीक है? तो नाउ अब देखो, टाइम होता तो हम वेलोसिटी की टाइम वाली इक्वेशन लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके करते हैं, लेकिन मेरी बात मानोगे डिफरेंशिएशन कभी नहीं आएगी तुम्हारे कोर्स में, ठीक है? दैट इज द नंबर वन थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन। तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, आपके पास हमेशा वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है और उसी को इस्तेमाल कर लो, ठीक है? सो वी विल बी यूजिंग दैट। वो क्या है? वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी? अब देखोगे वेलोसिटी स्क्वायर निकालनी है कब? जब आपका ओमेगा जो है वो 28.3 है होल स्क्वायर। एक्स नॉट स्क्वायर क्या है? एक्स नॉट स्क्वायर है 11। अब देखोगे यू विल नॉट सॉल्व इट रिलेटिव टू द क्लॉथ की पोजीशन, आप उसके असली वाले ग्राफ के हिसाब से सॉल्व करोगे, ठीक है? सो आप 11 स्क्वायर आपका जो है वो ये है। सो 11 इंटू 10⁻⁻3, कन्वर्जन नहीं करना भूलेंगे। और किस डिस्प्लेसमेंट में निकालना चाह रहे हो आप? 3 मिलीमीटर की डिस्प्लेसमेंट में निकालना चाह रहे हो, ठीक है? ये मैंने सब पहले से एक्सप्लेन किया हुआ था, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। दिस कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर, राइट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कोई चीज जो अनक्लियर हो? वेलोसिटी जो है वो आपकी आती है 0.299। अगर आप देखोगे आप कितनी सिग्निफिकेंस लेके चल रहे थे? मैं तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं लेके चल रहा था। 4.52 सिग्निफिकेंट, माशाल्लाह। सो 28 हुआ आंसर, ठीक है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 28। फिर ये 0.31 सही है और ये 0.30 हो जाएगा, ठीक है जी? अच्छा जी,